हाय, मैं पुष्कला स्करिया आप सभी प्रेक्षकों का हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय है पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन ट्यूमर, जिसको डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी हमारे जो न्यूरोसर्जन है उन्होंने नाक के थ्रू से उस ट्यूमर को हमारे जो 2 पेशेंट्स है उनके नाक के थ्रू से निकाला हुआ है। एक पेशेंट का नाम है सायरा खान और दूसरा पेशेंट का नाम है रोशनी लोखंडे। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 पेशेंट्स भी जुड़े हैं और डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सर, ये जो विजन लॉस जो पीपल को होता है, लोगों को होती है, ये विजन लॉस के न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड है? उनका विजन वापस आ सकता है वापस? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द टॉक अगेन। कैसा है कि विजन लॉस जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। तो व्हेन पीपल गेट विजन लॉस, लोगों की नजर कमजोर होती है, वो जाते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उनकी जो बेसिक आई चेक है वो करते हैं। अगर उनको बेसिक आई चेक में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगती है, जैसे उनके सारे मीडिया क्लियर है, लेंस ठीक है, कैटरेक्ट नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आगे जाकर के एक स्पेशल फंडोस्कोपी करके टेस्ट होता है, उससे वो देखते हैं कि आंखों की जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व, उसका जो हेड है जिसको ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, उसमें कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं है। तो जैसे ही वो स्वेलिंग देखते हैं वो पेशेंट को न्यूरो को रिफर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये न्यूरो यानी कि नर्व रिलेटेड आई की विजन लॉस है। सो नर्व रिलेटेड आई के विजन लॉस के बहुत सारे रीजन है, लाइक नर्व में स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, और नर्व के स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होने की भी बहुत रीजन है, जैसे इन्फेक्शन है, कोई चोट लग गई, मार लग गई, ऑटो इम्यून। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो 100% क्योरेबल है वो है कि जस्ट जहां पे हमारी ऑप्टिक नर्व सिचुएटेड है ब्रेन में, स्कल बेस में, वहां पे एक स्पेशल ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मदर ऑफ ऑल ग्लैंड्स, इट इज द मदर ऑफ ऑल हार्मोन सिक्रीशन। और पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक काइजम, जहां पे दोनों तरफ की ऑप्टिक नर्व मिलती हैं, उससे बहुत करीब होता है। तो किसी वजह से अगर समझिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर आ जाता है, पिट्यूटरी एडिनोमा, तो ये पिट्यूटरी एडिनोमा का साइज जब बढ़ता है तो वो जाकर के ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर बनाता है, और ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ने से पेशेंट को पार्शियल विजन लॉस या कभी कभी ऑलमोस्ट कंप्लीट विजन लॉस ये होता है। ये चीज ग्रेजुअली होती है, मतलब शुरुआत धीरे से होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पेशेंट इनिशियली कई बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाता है, बहुत सारे नंबर चेंज होते हैं, फिर उसके बाद कैटरेक्ट वगैरह की सर्जरी भी कई बार हो जाती है। बट अल्टीमेटली जब उनको पता चलता है कि नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, देन दे कम टू न्यूरो एंड देन वी ऑल्सो डू फंडोस्कोपी। हम भी देखते हैं कि नर्व में इडीमा है कि नहीं। अगर नर्व में स्वेलिंग दिखती है हमको फंडोस्कोपी में, हम उनको एमआरआई के लिए भेजते हैं। और जब पिट्यूटरी एडिनोमा होता है तो हम इस नाक के रास्ते जाकर के यानी एंडोस्कोपिक अप्रोच लेकर के हम जाके पिट्यूटरी एडिनोमा को बड़े सक्सेसफुली निकाल देते हैं। इफ द पेशेंट कम्स अर्ली टू अस, 100% विजन रिकवरी हो जाता है। अगर पेशेंट काफी डिलेड आता है तो भी पार्शियल रिकवरी तो होता है, बट अल्टीमेट एडवांटेज ये होता है कि जितना विजन बचा है वो तो 100% बच जाता है। सर, इसमें ईएनटी का भी रोल हुआ है इस सर्जरी? हाँ, सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन, जैसे मैंने बताया कि पिट्यूटरी एडिनोमा, ये हम पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर की बात करें, पिट्यूटरी एडिनोमा यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर। मोस्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर इज बिनाइन, कैंसरस नहीं होते हैं। इनको प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होने से लोगों को हेडेक होता है, कई बार वो विजुअल लॉस के साथ आते हैं। कुछ लोगों को अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स बनाते हैं तो उनका अगर ट्यूमर हार्मोनली एक्टिव होता है तो उनके बदन में हार्मोन की एक्सेस होती है। वो एक्सेस की वजह से वो प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फीचर्स के साथ, यानी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के साथ। और जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो हम आजकल एक ऐसी सर्जरी प्लान करते हैं जिसमें कहीं कोई कट या कोई स्कार बॉडी पे नहीं आता। वी गो थ्रू एन एंडोस्कोप, हम स्कोप को नोज के थ्रू डालते हैं, स्कल बेस पे पहुंचते हैं और वहां से हम एक ओपनिंग करके ब्रेन में जाते हैं, जहां पे स्कल को ओपन करने की जरूरत नहीं रहती। तो जब हम नोज के रास्ते से जब वी टेक एन अप्रोच, वी यूजुअली इन्वॉल्व अवर ईएनटी कलीग हु इज एन एक्सपर्ट इन स्कल बेस्ड ट्यूमर, और वो आकर के हमको नेजल एक्सेस देते हैं। और ये किसी को भी हो सकता है ये बीमारी एक्चुअली? हाँ, कि ये हेरिडिटरी है? आजकल एवरीथिंग हैज बीन लाइक एक तरीके से कॉज फैक्टर सबको मालूम पड़ जाते हैं, बट पिट्यूटरी ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर्स के एज सच कोई
सिंगल पॉजिटिव फैक्टर बताना बहुत मुश्किल है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओवर यूज ऑफ मोबाइल एंड ऑल दोस थिंग्स हैव बीन लाइक थोड़ा सा उनका कॉजेशन दिख रहा है, बट एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट जस्ट सिंगल आउट अ सिंगल फैक्टर फॉर दैट। ओके, एंड इसके लिए ओनली सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन की? हाँ, सो पिट्यूटरी एडिनोमा टू टाइप्स, वन लेस देन 1 सेंटीमीटर, मोर देन 1 सेंटीमीटर। एज आई सेड, कई पिट्यूटरी एडिनोमा होते हैं जिनकी साइज बहुत छोटी होती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। पेशेंट हेडेक लेके आता है और हम जब स्कैन करते हैं तो हमको इंसिडेंटली पिट्यूटरी एडिनोमा मिलता है। तो लेस देन 1 सेंटीमीटर को यूजुअली हम ऑपरेट नहीं करते हैं, बट इफ इट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर और आसपास की स्ट्रक्चर के ऊपर वो एक प्रेशर इफेक्ट बना रहा है, मास इफेक्ट बना रहा है, या समझो वो ट्यूमर हार्मोनली एक्टिव है और लेस देन 1 सेंटीमीटर भी है, तो हम लोग कई बार आगे जाकर के ऑपरेट करते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है जिसके अंदर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज इन्वॉल्व, देन न्यूरोसर्जन इज इन्वॉल्व, न्यूरोलॉजिस्ट इज इन्वॉल्व, कई बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन स्पेशलिस्ट इज इन्वॉल्व, ईएनटी स्पेशलिस्ट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग सर्जरी, एनेस्थेशिया टीम इज इन्वॉल्व, और बाद में पोस्ट ऑपरेटिव ऑल्सो, बिकॉज यू आर टचिंग पिट्यूटरी, पेशेंट गोज इन आईसीयू, देयरफॉर यू विल फाइंड ए इंटेंसिविस्ट यानी कि आईसीयू के जो इंचार्ज डॉक्टर हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड सर्जरी, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड। काफी टाइम लगता है सर इसको करने? एक अराउंड 4 to 5 hours की सर्जरी होती है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। आई मीन टू से यू रिक्वायर टू हैव वेरी गुड एंडोस्कोप्स। ये एंडोस्कोप इतने पतले होते हैं कि वो ब्रेन में जाते हैं, तो यू रिक्वायर वेरी फाइन एंडोस्कोप्स। साथ में आपका पूरा सिस्टम लगता है ऑपरेशन थिएटर में, एंड एज आई सेड, एनेस्थेटिस्ट हैज टू बी वेरी नाइस, योर ईएनटी कलीग हैज टू बी एन एक्सपर्ट इन स्कल बेस। एंड ये एक बार ट्यूमर रिमूव करने के बाद दोबारा आती है ये ट्यूमर? सो नाउ दिस ट्यूमर का जो होता है कि जैसे मैंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर्स हम कभी भी कंप्लीट रिमूवल का टारगेट नहीं करते हैं। हमारा टारगेट होता है सेफ मैक्सिमम रिमूवल। सो पिट्यूटरी ट्यूमर अगर कोई हमको प्रेजेंट करता है, इट्स अ वेरी लार्ज ट्यूमर विथ एक्सटेंशन इनटू सराउंडिंग एरियाज, लाइक बगल में ही जो ब्रेन को मेन खून सप्लाई करने की नस है कैरोटिड, वो रन कर रही होती है, कैवर्नस साइनस होते हैं, आसपास में और भी बड़े वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर ट्यूमर ने अपने पांव वहां पसारे हैं तो हम सब जगह से जाके पुल एंड पुश करके ट्यूमर को नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट मे कॉज डिजास्टर्स डैमेज टू दो स्ट्रक्चर्स। सो ऐसे वक्त हम बहुत सेफ मैक्सिमम रिमूवल करते हैं और रिमेनिंग ट्यूमर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। कुछ ट्यूमर एग्रेसिव होते हैं, जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स के डोमेन है जहां पे उनको ट्यूमर्स बार बार और रिप्रोडक्टिव हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, ऑल द हार्मोन्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी। सो वाइस वर्सा है कि मतलब पिट्यूटरी ट्यूमर होने से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, बट इफ यू आर टेकिंग सम हार्मोनल इंजेक्शंस और सम एनी ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोन, समटाइम्स एक्सेस ऑफ स्टेरॉइड कैन लीड टू फेलियर ऑफ पिट्यूटरी कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एडिनल एक्सिस फेलियर। लेकिन ये पिट्यूटरी एडिनोमा से अलग इतर बीमारी है, ये एचपीए एक्सेस फेलियर होना, ये जब आप बहुत एक्सेस स्टेरॉइड लेते हैं तब ऐसा होता है। हमारी दो पेशेंट्स से हमने बातचीत की है, रोशनी लोखंडे, उनके बारे में जरा कुछ। हाँ, तो रोशनी लोखंडे बेसिकली वो एक गृहिणी है। रोशनी लोखंडे जी जो है वो हमारे पास जब आई तो उनको मल्टीपल जॉइंट पेन्स थे, उनको बहुत स्टिफनेस, वीकनेस और लिथार्जी लगती थी, और उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को कंसल्ट भी किया था पहले। लेकिन जब वो मेरे पास आए, मैंने उनके फीचर्स देखे तो मैं शॉक हो गया। उनके लिप्स एकदम मोटे मोटे थे, उनके फिंगर्स जैसे इतने ज्यादा मोटे थे कि मतलब किसी मेल फिंगर से भी कंपेरेटिवली मोटे होने, मतलब औरतों की जो सौम्यता होती है, जो एकदम उनकी जो नाजुक लुक्स होते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गए थे, और उनके लुक्स बहुत ज्यादा बल्कि और जैसे कोई बॉडी बिल्डर जैसे लुक्स आ गए थे। तो वो जब मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, इट इज नॉट नॉर्मल फॉर यू टू हैव दिस काइंड ऑफ लुक एज इन गर्ल, इट लुक्स लाइक यू, आपको कोई ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हुआ है। तो मैंने कहा आप एक स्कैन करा के देख लो ब्रेन का, लेट अस सी, बिकॉज बिफोर दैट नोबडी हैड आस्क्ड हर, एंड वी डिड अ स्कैन एंड वी फाउंड टू आवर सरप्राइज, आई मीन टू से नोबडी हैड आस्क्ड आल्सो, and we found out that there is a pituitary tumor and that was secreting growth hormone in excess. So then we got a endocrinology opinion. Endocrinologist ने देखा, endocrinologist ने कहा कि we have to do a good MRI and localize the tumor, and then we did a targeted approach. We went and excised that tumor producing part of the pituitary gland, और आज रोशनी लोखंडे इज मच बेटर। ओके, एंड सायरा खान जो मुंब्रा से आपके पास आई थी पेशेंट, तो सायरा खान अगेन, सायरा खान लाइक प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन है। बहुत सारे मेरे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि उनका विजन लॉस हो गया, और वो बहुत पैनिक स्टेट में होते हैं, बिकॉज यूजुअली मेरे पेशेंट का जो डोमेन होता है वो यंग गर्ल्स होती हैं अराउंड एज ऑफ 15 to 45,
और उनका विजन लॉस होता है, वो दे कैन नॉट परफॉर्म इन द डे टू डे लाइफ. एंड देन शी ऑल्सो प्रेजेंटेड इन द सेम वे. लेफ्ट आई का उनका विजन सिग्निफिकेंट लॉस हुआ था, लेकिन उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने ऑलरेडी प्राइम कर दिया था कि ये नर्व का प्रॉब्लम है. जैसे मैंने बताया कि उन्होंने चेक किया था, फिर हमने एमआरआई देखा. एमआरआई में पता चला पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है जो जाके ऑप्टिक नर्व के ऊपर बहुत टाइटली बैठा है. एंड वी डिड अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी. एंड बेस्ट पार्ट वाज दैट कि पोस्ट सर्जरी जब मैं सेकंड डे राउंड्स के लिए गया था, तो फर्स्ट थिंग सायरा ग्रीटेड मी वाज दैट कि सर थैंक यू वेरी मच, मेरा विजन वापस आ गया. थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच. एंड काफी सारी अपनी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद सर. थैंक यू. हाय सायरा खान, वेलकम टू द हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. सायरा जी, कि आपको ये ब्रेन ट्यूमर जो हुआ था जी, ये कभी हुआ और कैसे हुआ? एक्चुअली इसी ईयर में 6 जून को मैं मार्केट गई थी ना, तो मैं वॉकिंग गई थी. बहुत दूर है मार्केट, तो मुझे ना बहुत अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था मार्केट में. तो मुझे लगा शायद मेरा बीपी बढ़ गया है, पैदल आई हूँ इस वजह से, गर्म से मुझे बहुत ज्यादा मतलब बीपी बढ़ गया, इस वजह से मुझे धुंधला दिखाई दे रहा. मैं रिक्शा करके घर आ गई. फिर 2-4 दिन के बाद है ना, सब विंडो पे खड़ी हो रही थी ना, तो मुझे लेफ्ट आई पे ना ऐसा लगता था कुछ पानी जमा है. अच्छा, तो मैं नीचे तो लेकिन आपको धुंधला दिखाई दे रहा था, उस दिन आपने कुछ नहीं किया? नहीं, मतलब फिर मुझे ऐसा बीपी का ही प्रॉब्लम लगा मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस में वॉकिंग आई थी. ओके. इस वजह से फिर 2-4 दिन के बाद ऐसा विंडो पे खड़ी हो रही थी ना, तो मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था. तो मुझे लगा कि शायद मुझे नंबर लग गया रहेगा चश्मे का. तो मैं थोड़ा फिर और 10-12 दिन और निकल गए. फिर मुझे लगा ना कि ज्यादा ही मतलब लेफ्ट आई में ना वन साइड मुझे मतलब ऐसे खड़ी हूँ ना मैं, तो मुझे ये साइड का नहीं दिखाई दे रहा, ये साइड का दिखाई दे रहा. मुझे ये साइड देखने के लिए पूरा फेस टर्न यानी लेफ्ट आई का ही आपको हाफ हो गया था. हाफ आपको हाँ. दिखाई दे रहा, हाफ आपको नहीं दिखाई. हाँ, मुझे हाफ हो गया ओके. था. तो मुझे इधर देखने के लिए पूरा फेस टर्न करना पड़ रहा था. हाँ. फिर मैं मेरे हस्बैंड को बोली, तो बोले ठीक है आई डॉक्टर के पास जाएंगे. हम आई डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने चेक किए, बोले रेटिना वगैरह बराबर है, आपकी विजन भी बराबर है. आप गिरे थे कभी? मैं बोली नहीं, मैं तो नहीं गिरी कभी भी. तो बोले हो सकता है कि तुमको ना ब्रेन में क्लॉट होगा कुछ. अच्छा, उन्होंने पहले से हाँ, बता दिया? फर्स्ट विजिट में ही उन्होंने बोले. तो बोले लेकिन फिर भी मैं दवा देता हूँ, हो सकता है कि तो वो क्या दवाई और हाँ, आई ड्रॉप्स दिया था? आई ड्रॉप्स भी थी और एक मेडिसिन थी जो रात में लेना था. तो वो पूरा 1 मंथ का था. तो वो 1 मंथ में कभी लगता था ठीक दिखाई दे रहा है, कभी लगता था वैसे ही. फिर 1 मंथ के बाद जब वापस से जाना था हमको, हम गए ना उनके पास, तो उन्होंने चेक किए, बोले कि अब आपको कोई दवा नहीं दी मुझे सेकंड विजिट में. बोले आप स्कैन करा के आना, सिटी स्कैन ब्रेन का. तो उन्होंने लिख के दिया, एक ब्लड टेस्ट था वो करवाया, फिर सिटी स्कैन करवाया. हम डॉक्टर के पास गए 11 या 12 अगस्त को गए. तो उन्होंने बोला रिपोर्ट आई ना, तो रिपोर्ट में वो थी पिट्यूटरी ग्लैंड में सिस्ट था, गांठ थी. तो उन्होंने बोला कि अब मेरा काम नहीं है, अब आपको सीधे ब्रेन के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा. मतलब हम लोग ने 2-3 डॉक्टर से इंक्वायरी की है, पास में ही रहते हैं हमारे. तो उन्होंने बोले कि थाना में हाईलैंड हॉस्पिटल है, डॉक्टर तिवारी है, वो करते हैं, एंडोस्कोपिक भी रोज आता है. फिर तिवारी सर ने एमआरआई के लिए बोले, फिर हम एमआरआई कराए 25 को, 27 को यहाँ पर आए. सर ने बोले कि फौरन मतलब इनका ऑपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि वो जो है बढ़ रहा है. हाँ, तो जरूरी है इनका, तो एडमिट हो जाओ आप 2-3 दिन में. तो अभी तो एडमिट हुई? मैं 29 को हुई. तो अगस्त? हाँ, 29 अगस्त को एडमिट हुई. तो मेरे टेस्ट वगैरह चल रहे थे. फिर 1 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ. ओके. अभी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक है? हाँ, अभी अच्छी है. अभी एवरीथिंग इज नॉर्मल, मीन्स आपका विजन वगैरह सब विजन नॉर्मल? तो बहुत अच्छा हो गया. थैंक यू सायरा फॉर जॉइनिंग अस. ओके, थैंक यू. आज हमारे साथ रोशनी लोखंडे मैडम आई हैं, जो विटावा से है, और इनका भी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, और इनका भी डॉक्टर चंद्रना तिवारी ने ऑपरेशन किया था. नाक के थ्रू से उनका ट्यूमर निकाला हुआ था. आइए हम जानते हैं इनको ये बीमारी कभी हुई, और इनको क्या क्या तकलीफें हुई थी, और कैसे उस तकलीफे से वो बाहर निकल के आई हैं. वेलकम टू द शो रोशनी मॅडम. नमस्कार, मी रोशनी लोखंडे बोलते. तुम्हाला हे कधी झालं होतं हे रोग? हे मला जॉईंट पेन पहिले चालू झालेलं 7-8 वर्षापूर्वी. मी जॉईंट पेन गोळ्या औषधं घेत होती, पण त्याच्यामुळे माझ्या बॉडीवर पूर्ण एवढा इफेक्ट झाला की माझी बॉडी पूर्ण सूज चालली. सुजन होती. तर आणि वेट खूप वाढत होतं. ओके. आणि त्या गोळ्यांमुळे माझ्या चेहऱ्यावर रिएक्शन जास्त येत होतं. नंतर मी बंद केलं. म्हटलं औषध गोळ्या घेऊन काय आराम येत नाही, त्याच्यामुळे मी सगळं बंद केलं.
तर नंतर एक जानेवारीच्या 15 तारखेनंतर मला ना एक साईडचा कान दुखायला लागला, अच्छा. डाव्या साईडचा कान दुखायला लागला. तर कान अचानक का दुखायला लागला, डॉक्टरकडे गेले, ड्रॉप घेतला. म्हणजे तुम्ही ENT कडे गेला? नाही, आमच्या फॅमिली अच्छा, फॅमिली डॉक्टर. डॉक्टरकडे तर गेला. त्यांनी ते ड्रॉप दिल्यावर राहिला 8 दिवस आणि त्याच्यानंतर मला चक्कर यायला लागली. म्हणजे हो. मी पूर्ण बाजारात अशी गेली ना तर मला असं वाटायचं कोणतरी मला पुढे ढकलतंय, अशा प्रकारे मला व्हायला लागलं. तर माझी बहीण आहे बाजूला, आम्ही दोघी जण बाजारात जायचो. मग ऍक्च्युली ती मला धरून धरून न्यायला लागली आणि मला एवढी का चक्कर येते. मी तर मिस्टर म्हणले ते बीपी वाढला असेल किंवा शुगर वाढली असेल. बीपी शुगर पूर्णपणे चेक केलं, नॉर्मल होतं. त्याच्यानंतर मग मी माझं रोजचं रुटीन चालूच असायचं. एक 15-20 दिवसांनी ना डाव्या साईडची 3 बोटं सून पडायला लागली, मुंग्या आल्यासारखं अच्छा. झोपेत. तर मग मला डाऊट आला की आपल्या शरीरात काहीतरी वेगळा बदल होतोय आणि आपल्याला त्रास होतोय. तर वेळेच्या अगोदर आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे. आणि पूर्ण बॅक पेन चालू झालं. अरे बापरे. तर मग माझ्या मुलीला सांगितलं, म्हणजे मला असं त्रास होतोय, काय करायचं. म्हटलं जाऊया आपण डॉक्टरकडे. ठीक आहे. तर मग आता तिवारी सरांचं नाव मला एक जणांनी सांगितलं. म्हटलं ठीक आहे आपण जाऊया. तर मग अपॉइंटमेंट घेतली सरांच्या, आलो आम्ही. मला वाटतं 6 मार्चला मी आले हॉस्पिटलला. आणि आल्यानंतर सरांची कॅबिन मध्ये मी जेव्हा आले ना त्या सरांनी मला असं बघितल्यावरच मला म्हटलं की तुम्ही तिथेच उभे राहा. आता मी घाबरले, म्हटलं सरांनी मला तिथेच का उभं केलं. आता टेबलवर मी आल्यावर सरांनी सांगितलं बोटे असे ठेवा. बोटे बघितले तर पूर्ण जाड झालेली, चेहरा बघितला, बोलताना माझी जीभ बघितली. आणि मग सरांनी सांगितलं की तुम्हाला 99% ब्रेन ट्यूमर आहे. अरे बापरे. आता ऍक्च्युली बोलल्यानंतर मी घाबरली थोडीशी. म्हटलं असेल सर बोलतात तर त्याच्यावर काहीतरी उपचार होईल आपल्याकडे. तर मी म्हटलं फॅमिलीत कोणाला नसल्यामुळे मला कसा होऊ शकतो. पण नाही, आपली शरीरयष्टी बदलली किंवा आपल्याला काहीतरी त्रास होतो त्याच्यामुळे तो असू शकतो. आणि त्याच्यानंतर मग सर म्हणते की तुम्हाला MR करायला लागेल, ऍडमिट व्हायला लागेल. पण मी आले हॉस्पिटलला 8 मार्चला आले. 8 मार्चला ऍक्च्युली महिला दिन होता 8 मार्चला. तर सगळे म्हणले 8 मार्चला तू जाऊ नको, काय वेगळं झालं तर. म्हटलं लगेच काय होणार नाही, झालं तर 2-4 दिवसांनी होईल. पण 8 मार्च आपला एक म्हणतात दिवस आपल्याला म्हणजे लक्षात राहण्यासारखा नाही. 8 मार्च मी आले, पहिले MR केलं. MRI केल्यानंतर माझी 12 mm ची गाठ दिसली. नंतर दुसऱ्या 2 दिवसात रिपोर्ट आला. मी हॉस्पिटलला ऍडमिट होते. सर आले रविवारी रात्री. मी विचार करते म्हटलं काय असेल रिपोर्टमध्ये, काय असेल रिपोर्टमध्ये. तर बघितल्यानंतर सर आले. तर मी अशी बेडवर बसलेली. सर मी झोपलात तर तुम्ही. म्हटलं काय सर झोप नाही तर. मी सरांना विचारलं सर काय रिपोर्ट, MRIचा रिपोर्ट काय आहे. तर काय ना काय सकाळी बोलू आपण. तुम्ही म्हटलं नाही सर तुम्ही मला आत्ताच सांगा काय असेल. तर सर बोलले की तुम्हाला गाठ आहे, पण ते आपण ऑपरेशन करू शकतो त्याची, आणि ते पण नॉर्मल होणार आहे ऑपरेशन. तर मग सरांनी सांगितलं तुमच्यासारखी व्हील पॉवर असेल ना तर आपलं ऑपरेशन 100% यशस्वी आहेत, त्याच्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. मग सरांनी माझ्या पाठीवर हात ठेवला. म्हणजे तुम्ही टेन्शन फ्री राहा, आपण मस्त नोज मधून तुमचं ऑपरेशन करू. आता नोज मधून ऑपरेशन बोलल्यानंतर मॅडम मी 50% कव्हर झाले. मला वाटलं उघडायची गरज नाही. केस एवढे होते ना, भरपूर केस होते. मला वाटलं आता पूर्ण म्हणजे केस काढते. तर मग सर म्हणजे नाही तुमचं मी नोज मधून ऑपरेशन करू. मी खुश झाली एकदम. आणि मग मिस्टरला बोलवलं, मिस्टर जॉबला होते, ते बोलवलं. म्हटलं त्यांना बसवलं, मुलाला बसवलं. म्हटलं मला डॉक्टरने असं सांगितले. तर मग ते दोघं बोलले नाही म्हणजे ऑपरेशन नाही करायचं, मेंदू जवळ असल्यामुळे ते रिस्की आहे. मी म्हटलं मला ऑपरेशन करायचं आहे आणि ह्यातून मी बरी होणार आहे, त्याच्यामुळे मी ऑपरेशन करतो. तर मग ते बोलले ठीक आहे, तुझी विल पॉवर चांगली आहे, तुला पॉझिटिव्ह वाटते तर सही दिली मिस्टर. सर पण बोलले की तुमच्यासारखा पेशंट मी पहिल्यांदाच बघते की एवढा पॉझिटिव्ह आहे की सगळ्यात तुम्ही करू शकता किंवा म्हणजे निगेटिव्ह नाही झालं थोडक्यात. आता तुमचं सगळं व्यवस्थित आहे, म्हणजे काय नाही सरांनी 6 महिने ट्रीटमेंट दिले. आता तुमचं काय गोळ्या चालू आहे? नाही सगळं आता बंद केलंय. 6 महिन्यांनी मला एक ब्लड टेस्ट देतात हार्मोनची, ती मग ते करून येते. पण आता म्हणजे 2 वेळा केलं ना तर नॉर्मल आहे. ओके, थँक्यू रोशनी मॅडम. आमच्याशी बोलण्यासाठी म्हणजे आभारी आहे मी.